आदाब अर्ज़ है नाजरीन, एकजहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हों तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। रियासत तेलंगाना हुकूमत को हाई कोर्ट का झटका, रुका हुआ हेल्थ बुलेटिन रोज़ाना जारी करने के अहकामात। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमे से कोरोना बुलेटिन दोबारा जारी करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी है, जिसको रियासती महकमा सेहत आमा ने रोक दिया था। अदालत ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल का आज तफसीली जायज़ा लेते हुए हुकूमत को वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि इस बुलेटिन को रोज़ाना की असास पर जारी किया जाए। अदालत ने साथ ही कल से रियासत में सीरम सर्वे करने की भी हिदायत दी है। अदालत ने कहा है कि सीरम सर्वे रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल करने के इक़दाम करने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि रियासत में टीका अंदाजी की मुहिम की बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने रोज़ाना जारी किए जाने वाले हेल्थ बुलेटिन को ये कहते हुए रोक दिया था कि रियासत में कोरोना के मामलों में कमी हुई है और अब महकमा सेहत टीका अंदाजी की मुहिम पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। महकमे ने ताहम कहा था कि वो हफ्ते में एक मरतबा कोरोना का हेल्थ बुलेटिन जारी करेगा। अदालत ने आज रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो रोज़ाना जारी किए जाने वाले बुलेटिन के सिलसिले को शुरू करें, जारी रखे। पुडुचेरी में 7वीं बार सदर राज नाफिज कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम रियासत पुडुचेरी में 30 बरसों के वक्फे के बाद 7वीं बार जुमेरात को सदर राज नाफिज कर दिया गया है। कांग्रेस के 5 मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़े और एक MLA की नाअहली के बाद रियासत में वी नारायणसामी की हुकूमत अक़लियत में आ गई थी और 22 फरवरी को पेश किए गए एतमाद में शिकस्त के सबब इनकी हुकूमत पहले ही गिर चुकी थी। अहम बात यह है कि असम्बली में एतमाद के वोट हासिल करने में नाकामी के बाद वज़ीर आला वी नारायणसामी ने पीर को इस्तीफ़ा दे दिया। मरकज़ी काबीना ने बुध को पुडुचेरी में सदर राज नाफिज करने की सिफारिश लेफ्टिनेंट गवर्नर टी सुंदरराजन की तरफ से इस मौके पर भेजी गई एक रिपोर्ट पर कि जुमेरात को मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने मुतल्ला किया कि पुडुचेरी में सदर का राज नाफिज किया गया है। सदर रामनाथ कोविंद के दस्तखत के साथ इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि पुडुचेरी में इस तरह की सूरत पैदा हो गई है कि मरकज़ी हुकूमत यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 की 20वीं दफ़ा के तहत इंतज़ामिया को वहाँ नहीं चलाया या नहीं जारी रखा जा सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि मरकज़ी खित्ते के कानून साज असम्बली को भी मुअत्तल कर दिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि रियासत में पहली बार 18 सितंबर 1968 को सदर राज 180 दिन के लिए नाफिज किया गया था, जो 17 मार्च 1972 तक जारी रहा। इसके बाद 3 जनवरी 1974 से 62 दिन तक 6 मार्च 1974 तक 28 मार्च 1974 से 3 साल 96 दिनों के लिए 2 जुलाई 1977 तक, 12 नवंबर 1978 से 16 जनवरी 1980 तक 1 साल 65 दिन, 24 जून 1983 से 16 अय्याम तक सदर की हुक्मरानी, मार्च 1985 1 साल और 265 दिन और 4 मार्च 1991 से 3 जुलाई 1991 121 दिन के लिए नाफिज किया गया था। पुडुचेरी की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ कहा कि इनकी हुकूमत पुडुचेरी की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ मरकज़ी इमदाद याफ्ता 3 स्कीमों का डिजिटल तौर पर इफ्तिताह किया और 4 दीगर मनसूबों का संग बुनियाद रखा। इन्होंने इस मौके पर कहा कि पुडुचेरी के लोग सलाहियत हैं
باصلاحیت ہیں اور یہاں کی زمین خوبصورت ہے۔ ان کی حکومت مرکزی کے زیر انتظام علاقے کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ 3 سال پہلے یہاں آئے تھے۔ پڈوچیری تنوع کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ متعدد ترقیاتی منصوبوں کے آغاز سے پڈوچیری کے عوام کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ستن پورم اور ناگا پٹنم کرائیکل سے جوڑنے والے 56 کلومیٹر طویل نیشنل ہائی وے 45 کا سنگ بنیاد رکھنے سے نہ صرف سڑک رابطہ بہتر ہوگا بلکہ معاشی سرگرمیوں میں بہتری آئے گی، اور ساتھ ہی مقدس شنیسورن مندر، ویلا نکنی چرچ اور ناگور درگاہ تک رسائی کو بھی آسان بنایا جا سکے گا۔ ناظرین، مفرور نیرو مودی کو ہندوستان کے حوالے کرنے کا حکم۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے جمعرات کے روز پنجاب نیشنل بینک PNB گھپلے میں ملوث ملزم نیرو مودی کو ہندوستان کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ ان پر BNB کے 2 ارب امریکی ڈالر کے گھپلے کا الزام ہے۔ گھپلا فروری 2018 عیسوی میں سامنے آیا تھا اور اس کے بعد وہ برطانیہ فرار ہو گیا تھا، جہاں اس نے سیاسی پناہ کے حصول کے لیے عرضی دی تھی۔ ویسٹ منسٹر کی ایک عدالت نے طویل عرصے سے جاری قانونی تنازع کے بعد بالآخر ہندوستان کے اس کیس کو قبول کر لیا کہ نیرو مودی نے گواہوں کو دھمکی دی تھی اور شواہد میں چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ ڈسٹرکٹ جج سموئل گوجے نے ذہنی حالت سے متعلق ان کی عرضی کو مسترد کرتے ہوئے اسے ہندوستان کے حوالے کرنے کا فیصلہ سنایا اور یہ بھی کہا کہ ممبئی کے آرتھر روڈ جیل میں انہیں مناسب طبی نگہداشت فراہم کی جائے گی۔ حکومت نیرو مودی کو جلد ہندوستان لانے کے لیے برطانیہ سے بات کرے گی۔ برطانیہ کی عدالت کی جانب سے پنجاب نیشنل بینک سے ہزاروں کروڑوں روپے کے غبن کے مفرور مجرم نیرو مودی کی حوالگی کی سفارش کے بعد حکومت انہیں ہندوستان لانے کے لیے برطانوی حکومت سے بات کرے گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے یہاں باقاعدہ بریفنگ میں کہا کہ برطانیہ کی ویسٹ منسٹر کی ایک عدالت نے میجسٹریٹ نے آج نیرو مودی کو ہندوستان میں مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی دماغی صحت پر اظہار تشویش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نیرو مودی نے شواہد کو ختم کرنے کی سازش کی ہے اور گواہان کو دھمکی دی تھی۔ ترجمان نے کہا کہ جیسے ہی ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کی عدالت نے نیرو مودی کو برطانیہ کے وزیر داخلہ کے حوالے کرنے کی سفارش کی ہے، ہندوستانی حکومت برطانیہ کی حکومت سے ان کی حوالگی کے لیے جلد از جلد مذاکرات کا آغاز کرے گی۔ نیرو مودی پنجاب نیشنل بینک سے ہزاروں کروڑ روپے کے غبن کے معاملے میں مطلوب ہے۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹر ED نے برطانیہ حکومت سے اگست 2018 میں اس کی حوالگی کے لیے درخواست کی تھی، جس کے بعد انہیں مارچ 2019 عیسوی میں ویسٹ منسٹر کی ایک عدالت میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ مقدمے کی کارروائی کے دوران عدالتی تحویل میں رہا۔ اس کیس کی حتمی سماعت 7 اور 8 جنوری کو ہوگی۔ ہندوستان اور پاکستان کنٹرول لائن پر جنگ بندی پر پوری طرح عمل کریں۔ ہندوستان اور پاکستان نے کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ اس سے متصل سبھی سیکٹروں میں بدھ کی رات سے جنگ بندی اور دیگر سمجھوتوں پر عمل کرنے پر اتفاق ظاہر کیا ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کے دوران طے پایا۔ دونوں فوجی افسران نے خوشگوار ماحول میں لائن آف کنٹرول اور تمام سیکٹروں میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ مذاکرات کے بعد جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سرحد پر مستقل امن قائم رکھنے اور ایک دوسرے کے خدشات کو سمجھنے کے لیے جنگ بندی اور دیگر معاہدوں پر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا۔ دونوں فریقوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے مابین ہاٹ لائن کا انتظام پہلے کی طرح جاری رہے گا اور کسی بھی غلط فہمی کو فلیگ میٹنگ کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 2003 عیسوی سے ہندوستان اور پاکستان کے مابین کنٹرول لائن پر جنگ بندی نافذ ہے، لیکن وقتاً فوقتاً پاکستان اس کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ افغانستان انجن میں پانی بھرنے سے دھماکہ، ایک ہی کنبے کے 10 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے صوبے اور زگان میں ایک
मिनी वैन के इंजन में पानी भर जाने से इसमें होने वाले धमाके के बाद आग लग गई, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 10 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक ओरज़गान के पुलिस तर्जुमान ने बताया कि बदकिस्मत ख़ानदान शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस अपने घर जा रहा था कि इनकी गाड़ी दरियाए हेलमंद में फंस गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दरिया में पानी का दबाव इस कदर शदीद था कि पानी गाड़ी के इंजन में दाखिल हो गया और इंजन ज़ोरदार धमाके से फट गया, जिससे गाड़ी में आग लग गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वीज़ा पाबंदी से मुताल्लिक़ ट्रंप के हुक्म को मनसूख कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साबिक़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस के वबा के दौरान बाद वीज़ों पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया था। अमेरिकी सदर के दफ्तर से बुध के रोज़ जारी एक बयान में कहा गया कि यह फैसला अमेरिका के मफाद में नहीं था। इसके बरअक्स ये अमेरिकी अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने का फैसला था। इससे अमेरिकी शहरियों और जायज़ मुकामी रिहायशियों को उनके अहल खाना से मिलने और अमेरिकी कारोबार को नुकसान पहुंच रहा था। चुनांचे इस सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साबिक़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस के वबा के दौरान बाद वीज़ों पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया था, जिसे मनसूख कर दिया गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ मामूल के ताल्लुकात में दिलचस्पी, लेकिन मौजू पर रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जंग बंदी और दीगर तमाम माहिदों की मुकम्मल पासदारी का खैर मकदम करते हुए आज कहा कि वह हमेशा से हर मौजू को पुरअमन तौर पर दो तरफा बातचीत से हल करने का पाबंद अहद है, लेकिन मामला पर इनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने यहाँ बाकायदा ब्रीफिंग में इस बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ मामूल के ताल्लुकात का गवाह है। हमने ये हमेशा कहा है कि हम तमाम मामला पर पुरअमन दो तरफा तरीक़े से हल करने के लिए कोशा हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दहशतगर्दी और जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तारी समेत तमाम अहम उमूर पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है। इसमें कोई तब्दीली नहीं है। पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद पर अचानक एक अहम वाक़े में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने बुध की रात से लाइन ऑफ कंट्रोल और इससे मुल्हक़ा तमाम शोबों में जंग बंदी और दीगर तमाम माहिदों की पासदारी पर इत्तेफाक किया है। हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल नोमान ज़िक्रिया के माबैन पहले से कायम हॉटलाइन पर बातचीत के दौरान ये रजामंदी हुई है। दोनों फौजी अफसरान ने खुशगवार माहौल में लाइन ऑफ कंट्रोल और तमाम शोबों की सूरत हाल का जायजा लिया। रियासत तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS की रिकॉर्ड रुकनियत साजी मुहिम। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना TRS हुकूमत की फलाही इस्केमात से आवाम बखूबी वाकिफ़ हैं और यही वजह है कि पार्टी की मकबूलियत में न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क भर में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। इन ख़यालात का इजहार रुकन क़ानून साज़ कौंसल साबिक़ा रुकन पार्लियामान के कविता ने करीम नगर में मुनक़्क़दा रुकनियत साजी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खिताब के दौरान किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िले आदिलाबाद के एक गाँव की 100% आवाम ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS की रुकनियत हासिल की है। हर हल्क़े में पहले की बनिस्बत रिकॉर्ड सतह पर रुकनियत साजी जारी है। रुकन क़ानून साज़ कौंसल ने मज़ीद बताया कि रियासत में मुनक़्क़दा MLC इंतख़ाबात में TRS पार्टी की जीत यकीनी है कि कविता ने करीम नगर पहुँचने पर TRS क़ायदीन की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। बाद रुकन क़ानून साज़ कौंसल के कविता जगतियाल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में के कविता ने मुक़ामी ख़वातीन के हमरा बतकम्मा खेला और लुत्फ़ अंदोज़ हुई। नाज़रीन, TRS रुकन क़ानून साज़ कौंसल व साबिक़ा रुकन पार्लियामान निज़ामाबाद के कविता के काफ़िले में शामिल चंद
कारें एक दूसरे से टकरा गई। बताया जाता है कि कविता आज जगत्याल जिले के कोंडा गुट्टू मंदिर के दर्शन के बाद रायकर जा रही थी कि मलियार मंडल के राजाराम गांव के करीब रुकन असम्बली रविशंकर की कार को काफिले में शामिल एक कार ने टक्कर दे दी, जिसके साथ काफिले में शामिल दिगर 5 कारें एक दूसरे से टकरा गई। ताहम इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। अलबत्ता कारों को मामूली नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि कविता कार के काफिले में सामने थी। ममलिकत सऊदी अरेबिया के शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज और अमेरिकी सदर जो बाइडन का पहला राब्ता इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। शाह सलमान ने जो बाइडन को अमेरिकी सदर का अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुमेरात को पहली मरतबा टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, दोनों रहनुमाओं ने गहरे तारीख़ी ताल्लुक़ात के तनाज़ुर में दोनों मुल्कों के दरमियान पार्टनरशिप को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान शाह सलमान ने जो बाइडन को अमेरिकी के सदर का अहद संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के बातचीत में खित्ते के अहम उमर पर तबादला ख्याल किया गया और मुश्तरका मफाद की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। फरीक़ैन ने खित्ते में ईरान के तर्ज अमल, इसकी गैर मुस्तहकम करने वाली सरगर्मियों और दहशतगर्द ग्रुपों के लिए इसकी हिमायत पर भी बातचीत की गई। SPA के मुताबिक शाह सलमान ने वाशिंगटन की तरफ से किसी भी खतरे के खिलाफ ममलिकत के दफा के अज़्म और इस यकीन दहानी पर कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। जो बाइडन ने यमन में मुआहदे और जंग बंदी तक पहुँचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों के लिए ममलिकत की हिमायत को सराहा है। शाह सलमान ने कहा कि सऊदी अरब यमन में जामे सियासी हद तक पहुँचने का आरज़ूमंद था ताकि यमनी अवाम को सलामती और तरक्की हासिल हो सके। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सदर ने शाह सलमान से कहा कि वो जितना मुमकिन हो सके दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और शफ़ाफ बनाने के लिए काम करेंगे। सऊदी अरब और कुवैत के ताल्लुक़ात तारीख़ी हैं। कुवैत 19 जून 1961 ईस्वी में बरतानिया से आज़ाद हुआ था। कुवैत ने जुमेरात 25 फरवरी 2021 को 60वां यौम खुद मुख्तारी और 30वां यौम आज़ादी मुल्क में सियासी और समाजी हलचल के माहौल में मनाया। 29 सितंबर 2020 ईस्वी को साबिक़ा अमीर शेख सबा अल अहमद की वफ़ात पर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने मुल्क का इक़्तिदार संभाला। अल शेख अल असद के मुताबिक कुवैत में पार्लियामेंट और हुकूमत के दरमियान खींचा तानी कम करने के लिए अमीर कुवैत ने पार्लिमानी इजलास से 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए, जबकि आईनी अदालत ने 2020 ईस्वी में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के खिलाफ दायर करदा तमाम एतराज़ात 24 फरवरी को फैसला जारी करके मुस्तरद कर दिए हैं। नाज़रीन, इन दिनों कुवैत में माशियत और बदगुमानी पर बहस दोबारा छिड़ गई है, जबकि आम माफ़ी के कानून और सरकारी मामलात में शफाफियत के मौजू पर भी सियासी दंगल लगा हुआ है। कोविड-19 की वजह से कुवैत में पहली बार कौमी दिन की रिवायती चमक दमक गायब है। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा है। बर्री, बहरी और फ़िज़ाई रास्ते बंद हैं। खलीज के सतह पर कुवैती सिफारतकारी ने सऊदी अरब, इमारात, बहरीन और मिस्र के ख़तर के साथ बहरान को हल कराकर बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये इसी साल के इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। 5 जून 2017 ईस्वी से बहरान चल रहा था। खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान की सरपरस्ती और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की निगरानी में 7 जनवरी को अल अला में होने वाले खलीजी सरबराह इजलास ने मसालहत कराई थी। नाज़रीन, सऊदी अरब और कुवैत के ताल्लुक़ात 130 बरस से ज़्यादा पुराने हैं। बारी ममलकत ने मुत्तहिदा रियासत के क़याम के बाद जिन मुल्कों का सबसे पहले दौरा किया था, कुवैत उनमें से एक है। दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात ठोस बुनियादों पर कायम है। दीगर मुल्कों के दरमियान इस जैसे ताल्लुक़ात की नज़ीर बहुत कम मिलती है। इसका ज़बरदस्त मुजाहरा इस वक्त देखने में आया जब कुवैत पर इराक़ ने
غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت مملکت کے فرمان روا شاہ فہد بن عبدالعزیز 1990 میں کویت کو آزاد کرانے اور کویتی قیادت اور عوام کو بھرپور سہارا دینے کا تاریخی فیصلہ کیا تھا۔ کویت خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ منفرد تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے امیر کویت شیخ نواف احمد ولی عہد شیخ مشعل احمد کے ساتھ گہرے تعلقات میں دونوں ملک سیاسی، عسکری، اقتصادی، ثقافتی، سماجی اور لاجسٹک شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت قائم کیے ہوئے ہیں۔ کویت کا قومی جشن سعودی قیادت اور عوام نے بھی پرجوش طریقے سے منایا۔ یاد رہے کہ کویت 19 جون 1961 میں برطانیہ سے آزاد ہوا تھا۔ اس وقت امیر کویت شیخ عبداللہ السالم الصباح نے آزادی کے دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ اسپیشل برانچ پولیس نظام آباد کی کارکردگی پر مسٹر کارتیکیہ پولیس کمشنر نے اظہار ناراضگی ظاہر کی۔ تلنگانہ اسپیشل برانچ پولیس نظام آباد کی کارکردگی پر کمشنر پولیس کارتیکیہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بودھن میں پاسپورٹ اسکینڈل پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی افراد کو ایک ہی پٹے پر کثیر تعداد میں پاسپورٹ کی اجرائی کے باوجود اسپیشل برانچ کے عہدیدار خاموش تماشائی بنے رہے ہیں، جس کی بنا پر محکمہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں اور تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپیشل برانچ عہدیدار پاسپورٹ کے لیے داخل کردہ ہر درخواست پر ذمہ داری کے ساتھ تلقی کرتے ہوئے اپنی خدمات کو بخوبی انجام دیتے تو یہ اسکینڈل انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اسپیشل برانچ کے عہدیداروں کو انتباہ دیا ہے کہ اپنی کارکردگی میں بہتری لائے، مستقبل میں اس طرح کے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ علاوہ ازیں کمشنر پولیس نے نظام آباد ڈویژن کے پولیس عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے تمام پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں جرائم کی روک تھام کے لیے چوکسی اختیار کرنے کی ہدایت دی اور احکامات جاری کیے۔ انہوں نے زیر التوا کیسز سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہی حاصل کی۔ اجلاس میں اے سی پی سرینواس کمار، سرکل انسپکٹر اور دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ میں اپوزیشن کے گمراہ پروپیگنڈے کے خلاف وزیر کے ٹی راما راؤ کا کھلا مکتوب۔ ناظرین، تلنگانہ میں 1,32,899 جائیدادوں پر بھرتی کی گئی ہے۔ ناظرین، کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے حکومت کے خلاف ملازمت اور مختلف جائیدادوں پر بھرتیوں کے لیے عائد کیے جانے والے بے بنیاد الزامات کا جواب دینے کے لیے TRS پارٹی کے ورکنگ صدر اور وزیر کے ٹی راما راؤ نے ایک کھلا خط جاری کیا ہے، جس میں ریاست تلنگانہ میں ملازمت کے مواقع پیدا کرنے سے متعلق اپوزیشن جماعتوں کے غلط بیانی کی مذمت کی گئی ہے۔ خط میں وزیر کے ٹی راما راؤ نے مندرجہ ذیل تفصیلات جاری کی۔ سچ بولنے سے پہلے پورے شہر میں جھوٹ پھیلایا جانے والا یہ بیان آج تلنگانہ میں اپوزیشن جماعتوں کے لیے کافی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اپنے جھوٹ کے ساتھ عوام، خاص کر نوجوانوں کو الجھانے کے لیے ایک نیا ڈرامہ، نیا طریقہ شروع کیا ہے۔ TRS پارٹی کے سربراہ برسر اقتدار کے بعد سے ہماری حکومت نے جو ملازمت کے مواقع فراہم کیے ہیں اس کے بارے میں حقیقت توڑ مروڑ کر پیش کی جا رہی ہے۔ کے ٹی راما راؤ نے اس خط میں کہا کہ 2014 کے بعد سے اب تک مختلف شاخوں میں ملازمتوں کی تعداد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حکومت کی طرف سے تقرر کردہ جائیدادوں کی تفصیلات بشمول اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ یہ تمام معلومات مختلف محکموں سے لی گئی ہے۔ اس مقصد سے ہم نے 2014 عیسوی سے 2020 عیسوی تک 1,32,899 ملازمتوں کی تبدیلی کی ریپلیسمنٹ ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اگر کسی کو ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کے بارے میں ہماری حکومت کی وابستگی کے بارے میں کوئی شبہ ہے تو متعلقہ محکموں میں اس کی بار بار بھرپور تصدیق ہو سکتی ہے، اور اپوزیشن جو ان حقائق کو ہضم نہیں کر سکتی وہ تلنگانہ کے نوجوانوں کو جھوٹ میں الجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔